You all are welcome on my YouTube channel, My Online Classroom. And today in this video, we are going to continue the same chapter of class 11th, पॉलिटिकल साइंस चैप्टर थर्ड इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन। देखिए इससे प्रीवियस जो कंटेंट था रिलेटेड टू इलेक्शन एंड डेमोक्रेसी वो मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में एक्सप्लेन कर दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो देख लीजिएगा। और आज इस वीडियो में मैं स्टार्ट करने वाली हूँ इलेक्शन सिस्टम इन इंडिया। तो देखिए हेडिंग से समझ में आ रहा है कि जो इंडिया में किस तरह का इलेक्शन सिस्टम पाया जाता है, किस तरह से जब इलेक्शंस होते हैं तो किस तरह से उनको किस मेथड्स के थ्रू कंडक्ट किया जाता है। तो इस पैरा में यही दिया हुआ है। तो फर्स्ट लाइन में यही दिया हुआ है कि कौन कौन से डिफरेंट मेथड्स हैं जिसके थ्रू पूरे का पूरा जो सिस्टम ऑफ इलेक्शंस है, ठीक है, ऐसे कौन से तरीके हैं और हम कह सकते हैं कि सिस्टम ऑफ इलेक्शंस किस तरह से काम करता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। अच्छा, आपने कभी आपको ताज्जुब भी होता होगा कि आपने इन सब चीज़ों के बारे में क्या जानना, आपको तो पहले से पता ही होगा कि बहुत ईजी चीज़ होती है कि हाँ इलेक्शंस होते हैं और इसमें वेरियस मेथड्स होते हैं, कैंपेनिंग होती है और उसके में डिफरेंट डिफरेंट तरीके भी यूज़ होते हैं जो आपने क्लास 10th में पॉलिटिकल पार्टीज़ में पढ़ा था कि किस तरह के मेथड्स जो हैं वो पॉलिटिकल पार्टीज़ यूज़ करती हैं, ठीक है, कैंपेनिंग करती हैं इलेक्शंस के टाइम में। इसी के साथ देखिए कोई कुछ और भी डिफरेंट मेथड्स होते हैं जो इलेक्शंस में यूज़ किए जाते हैं। इसके बाद देखिए देयर इज़ अ सिस्टम ऑफ कंडक्टिंग इलेक्शंस, एक प्रॉपर सिस्टम होता है कंडक्ट कराने का इलेक्शंस भी। और इसके लिए कुछ अथॉरिटीज़ की भी ज़रूरत पड़ती है, कुछ रूल्स और रेगुलेशंस की भी ज़रूरत पड़ती है जिसको फॉलो किया जाता है। कुछ नियम्स को और कुछ नियम्स को कहा जाता है कि ये आपको नहीं भी करना है, ठीक है, कुछ काम ऐसे नहीं भी करने हैं। तो इस तरह की एक अथॉरिटीज़ भी बनाई जाती हैं जो पूरे इलेक्शन को कंडक्ट कराते हैं पूरी कंट्री में। तो इस सिस्टम के बारे में हम जानेंगे। और इसके बाद देखिए आपको और भी थोड़ा ताज्जुब होगा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये सारी चीज़ें पहले से लिखी गई हैं कि जब वो इलेक्शन जाते हैं तो वोट्स पड़ते हैं और वोट्स को काउंट करके बताया जाता है कि कौन सा जो उम्मीदवार है वो जीता है और कौन सा जो रिप्रेजेंटेटिव है वो इलेक्टेड होगा। तो ये बहुत ही नॉर्मल चीज़ है, एक ऑब्वियस सी बात है। और ऐसे पीपल आराम से जाते हैं, अपना वोट देते हैं, वोट कास्ट करते हैं और इसके बाद देखिए जो एक कैंडिडेट जिसको सबसे ज़्यादा हाईएस्ट वोट्स मिलते हैं वही इलेक्ट होता है, वही जीतता है। अच्छा, इसमें आपको लगेगा कि इस तरह तो पूरे वर्ल्ड में इलेक्शंस होते हैं तो इसमें इतना टाइम क्यों दें हम? क्यों हम इसके बारे में ज़्यादा सोचें? तो देखिए सेकंड पैरा में बताया गया है कि जितना ये आसान क्वेश्चन दिखता है उतना आसान है नहीं। वास्तव में अगर पूरा सिस्टम देखें इलेक्शंस का कि किस तरह से इलेक्शंस कंडक्ट होते हैं, तो ये इतना ईज़ी नहीं है जितना आप समझ रहे हैं। तो एक डेमोक्रेटिक इलेक्शंस में जहाँ पीपल वोट देते हैं और प्रेफ़रेंस करते हैं और डिसाइड करते हैं कि कौन नेक्स्ट उम्मीदवार होगा जो इस इलेक्शन को जीतेगा, ठीक है। बट देयर कैन बी वेरी डिफरेंट वेज, बट इसके अलावा भी और भी कई तरीके होते हैं जिसके थ्रू जो लोग हैं वो चॉइसेस के थ्रू, कि उनको ज़्यादा, क्योंकि मल्टी पार्टी सिस्टम हमारी कंट्री में, तो ज़्यादा से ज़्यादा चॉइस मिल जाती है वोटर्स को कि वो अच्छे से अच्छे उम्मीदवार को चुने। तो ये डिफरेंट डिफरेंट वेज के थ्रू होता है जिसमें वो अपने प्रेफरेंसेस के बेस पे किस उम्मीदवार को चुनते हैं वो यहाँ पे निर्धारित होता है। अच्छा, दीज डिफरेंट रूल्स ऑफ द गेम कैन मेक अ डिफरेंस टू हु द विनर ऑफ द गेम विल बी। अगर देखिए अगर कुछ रूल्स रेगुलेशंस ना हो तो आपको नहीं पता कि विनर कौन बनेगा। तो इसी तरह से देखिए जो इलेक्शंस में भी कुछ रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं, कुछ नियम होते हैं जिस तरह से एक गेम की तरह ही आप समझिए इलेक्शंस को भी। तो एक गेम को जीतने के लिए डिफरेंट रूल्स होते हैं और उसी रूल्स से निर्धारित होता है कि विनर कौन बनेगा, कौन कौन उस गेम को जीतेगा। और ये जो डिफरेंट रूल्स होते हैं यही एक डिफरेंस भी ला देते हैं कि आपको नहीं पता कि लास्ट में कौन सा विजेता बनेगा। तो सम रूल्स कैन, और कभी-कभी देखा गया है कुछ जो इस तरह के नियम्स बनाए जाते हैं, जो रूल्स बनाए जाते हैं, वो बिगर पार्टीज़ को ही सपोर्ट करते हैं ज़्यादा और कुछ रूल्स हमने देखा है कि वो स्मॉलर प्लेयर्स को भी सपोर्ट करते हैं। ठीक है, ये जो गेम का एग्ज़ाम्पल दिया है ये इलेक्शन से रिलेटेड आपको करना है इसको, कि किस तरह से बिगर पार्टीज़ को फ़ायदा होता है, कभी-कभी स्मॉल जो पार्टीज़ होती है जो इनका नेम फेम ज़्यादा नहीं होता, उनको भी कभी-कभी फ़ायदा हो जाता है इससे, क्योंकि आपको नहीं पता, एक श्योर नहीं होता है कि आप इससे बिगर पार्टीज़ ही इलेक्शन जीतेंगी, ठीक है? तो यहाँ पे तो जनता के मूड पे है, जो काम करेगा उसको वोट मिलता है। अच्छा, इसके बाद देखिए लिखा है कि सम रूल्स कैन फेवर, हमने ये भी देखा है कि कभी-कभी कुछ जो नियम होते हैं वो मेजॉरिटी कम्युनिटी जो होती है उनको फेवर करते हैं और कभी-कभी कुछ रूल्स ऐसे भी बनते हैं जो माइनॉरिटीज़ कम्युनिटीज़ को प्रोटेक्ट करते हैं, यानी उनको सुरक्षा प्रदान करते हैं। इसके बाद देखिए हम पूरे ड्रामेटिक इंस्टेंस यानी एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे कि ये किस तरीके से होता है। तो देखिए इलेक्शन सिस्टम जो इंडिया में देखा जाता है तो वो दो तरीके से होता है। एक होता है फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम और एक होता है पीआर यानी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। तो इस चीज़ को मैंने अपने फ्लो चार्ट की वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था जहाँ मैं सारी इंपॉर्टेंट हेडिंग्स जो होती हैं चैप्टर की, तो एक शॉर्ट वे में आपको समझा देती हूँ कि आप वास्तव में इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं और फिर मैं एक्सप्लेनेशन वीडियोस देती हूँ जहाँ पे मैं आपको लाइन टू लाइन एक्सप्लेन करती हूँ हर चीज़ों को और साथ ही मैं नोट्स भी प्रोवाइड करती हूँ। तो अगर आप इस चैनल पर न्यू है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखिए फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम जिसको शॉर्ट में एफपीटीपी भी कहते हैं और याद रखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से आपके काफ़ी उम्मीद है क्वेश्चंस की बनने की, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक न्यूज़पेपर की कटिंग दी गई है जिसमें लिखा है कि पहली बार कांग्रेस को 3/4 बहुमत मिला, ठीक है। अब इसके से आप समझिए क्या है, ठीक है। तो पहले मैं बता दूं फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम कि जो
सबसे पहले जीत गया, ठीक है? जो जिसको सबसे ज़्यादा वोट्स मिल जाते हैं। आपने रेस में देखा होगा जब कोई रेस होती है, तो जो सबसे पहले दौड़ गया, सबसे पहले जो विनिंग लाइन या विनिंग पोस्ट पे पहुँच गया, वो जीत जाता है, ठीक है? जो सबसे आगे वही विजेता। इसका मतलब यही होता है फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, यानी जो सबसे आगे वही विजेता। तो इसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि अगर आप हिस्टोरिक मोमेंट इंडिया के, तो ये एग्जाम्पल के थ्रू पूरा का पूरा जो फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम है, उसको एक्सप्लेन किया गया है। तो एक हिस्टोरिक मोमेंट आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं इंडियाज़ डेमोक्रेसी का। इसमें देखिए लोकसभा इलेक्शंस हुए थे 1984 को, और यहाँ पे जो कांग्रेस पार्टी थी उसको सबसे ज़्यादा वोट्स मिले थे और ये पावर में मतलब जीत गई थी। और कितने इनको इलेक्शंस में मिले थे? 415, टोटल 543 लोकसभा सीट्स थी, जिसमें से 415 जो सीट्स थी वो सिर्फ कांग्रेस पार्टी को मिली थी। यानी 80% से ज़्यादा समझिए जो सीट्स थी लोकसभा की, वो किसने जीती थी? वो कांग्रेस पार्टी ने जीती थी। अच्छा, इस तरह की जो विक्ट्री, इस तरह की जो जीत हुई थी, इससे पहले किसी और पॉलिटिकल पार्टी को नहीं मिली थी लोकसभा इलेक्शंस में। अच्छा, तो अब ये समझना है कि ऐसा कैसे हुआ, ठीक है? क्या ऐसे इलेक्शन को आप इस तरह का इलेक्शन जो है वो आपको क्या शो करता है? तो देखिए नेक्स्ट पैरा में बोला गया है कि जो कांग्रेस पार्टी है उसको कितनी सीट्स मिली? उसको मिली 4/5, ठीक है? फिफ्थ, टोटल अगर 5 सीट्स हैं तो उसमें से 4 सीट जो थी वो कांग्रेस पार्टी ने जीत ली। तो आपको क्या लगता है, इसका मतलब ये है कि इंडिया के जो 5 वोटर्स थे, इंडियन वोटर्स, जब उन्होंने वोट दिया तो उनमें से 4 ने क्या कांग्रेस पार्टी को वोट दिया? ठीक है? तो एक्चुअली नॉट, तो ऐसा नहीं था। अगर आप पूरा प्रॉपर वे में जो टेबल दिया हुआ है नीचे उसको देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कांग्रेस पार्टी को सिर्फ 48% वोट्स मिले थे। ठीक है? अगर 100% है तो उसमें से 100 में से सिर्फ 48% वोट्स मिले थे। तो अब ये सोचने की बात है कि 48% लोगों ने ही सिर्फ वोट दिया था, जिन्होंने वोट दिया उन्होंने ही फेवर किया कैंडिडेट्स को, मतलब जो कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट्स थे उनको वोट दिया, उनके फेवर में वोट दिया। और ये सिर्फ 48% भारत के जो लोग थे जिन्होंने वोट दिया तो सिर्फ कांग्रेस पार्टी को दिया था। बट अगर आप देखें लोकसभा सीट जब उनको मिली तो 80% से ज़्यादा सीटें उनको मिल गई, जबकि वोट्स कितने मिले? सिर्फ 48%, और सीट्स कितनी मिली? 80%। तो ये चीज़ है जो हमें समझनी है। तो ये देखिए ये जो पूरा परफॉर्मेंस था अदर पार्टीज़ का, हमें अदर पार्टीज़ की भी परफॉर्मेंस देख लेनी चाहिए, जिससे हमें और आसानी से इसको समझ सकें। इसके बाद देखिए बीजेपी का एग्जाम्पल दिया कि बीजेपी को सिर्फ 7.4% वोट्स मिले थे और उनको सिर्फ एक सीट मिली, ठीक है? लेस देन 1% सीट जो थी वो उनको मिली लोकसभा में। तो ये ऐसा कैसे हुआ, ठीक है? तो देखिए ये कैसे हुआ। तो देखिए लोग लुक एट द परफॉर्मेंस ऑफ अदर पार्टीज, तो अदर पार्टीज की भी परफॉर्मेंस देख लेते हैं। और बीजेपी को यहाँ पे 77.4% वोट्स मिले थे और सिर्फ 1% से भी ज़्यादा कम की सीट्स उनको मिली थी। तो ये ऐसा कैसे हुआ, तो टेबल के थ्रू समझ लेते हैं। तो देखिए अगर पूरे वोट्स देखेंगे आप तो कांग्रेस पार्टी को 48.0% वोट मिले थे और 415 सीट्स मिली थी। तो इसी तरह के और भी पॉलिटिकल पार्टीज के यहाँ पे सीट्स दी गई हैं। तो ऐसा कैसे हुआ, तो ये लिखा गया है कि ऐसा इसलिए हुआ हमारी कंट्री में क्योंकि हमारी कंट्री में एक स्पेशल मेथड जो है इलेक्शंस का वो फॉलो होता है और उस सिस्टम के अकॉर्डिंग, यानी एफपीटीपी की बात हुई है, यहाँ फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम की बात हुई है। और इस सिस्टम के अकॉर्डिंग पूरी की पूरी जो एंटायर कंट्री होती है, यानी इंडिया को 543 कॉन्स्टिट्यूंसीज में बांट दिया जाता है इलेक्शन के टाइम पे। और हर एक कॉन्स्टिट्यूंसीज में जहाँ पे इलेक्शन कंडक्ट होते हैं तो हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में एक रिप्रेजेंटेटिव जो है उसका चुनाव होता है, उसको चुना जाता है। और जो कैंडिडेट्स यहाँ पे सबसे ज़्यादा वोट्स जिसको मिल जाते हैं वही उस कॉन्स्टिट्यूंसी से इलेक्टेड डिक्लेयर कर दिया जाता है। अच्छा, इसमें एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट आपको इस सिस्टम में जो समझनी है वो है हुएवर हैज़ मोर वोट्स, की बाकी कैंडिडेट से जिसको सबसे ज़्यादा वोट्स मिलते हैं उसी को वहाँ पे इलेक्टेड, यानी कह सकते हो आपकी उसको चुना जाता है वहाँ पे। तो विनिंग कैंडिडेट नीड नॉट सिक्योर, और इसके लिए देखिए जो विनिंग कैंडिडेट होता है जो जीतता है उसको मेजोरिटी ऑफ द वोट्स नहीं चाहिए। अगर 100% है 100 में से उसको 99 या 100% नहीं चाहिए, बल्कि सिर्फ उसको क्या चाहिए, उसको दूसरों से ज़्यादा चाहिए। तो याद रखिएगा बिल्कुल शायद 1% या एक वोट भी अगर ज़्यादा है तो इट मीन्स वो जीत जाएगा। ठीक है, तो बस उसे वही करना है कि अगर वो सिर्फ 15% भी उसको वोट्स मिलते हैं और 15% यानी औरों से ज़्यादा है उसके, बाकियों के 13% है, 14% है, बट अगर उसके 15 हैं तो इट मीन्स वो विनर होगा। तो उसको मेजोरिटी से कोई मतलब नहीं है कि 90 उसको 99 या 90% मिले, बल्कि उसको ये देखना है, उसको बस ये एश्योर करना है कि दूसरों से ज़्यादा मिले। और अगर दूसरे कैंडिडेट से उसको जो उम्मीदवार और भी चुने वहाँ पे इलेक्ट हुए हैं, कंटेस्ट हुए हैं, पार्टिसिपेट किया जिन्होंने इलेक्शन में, उसके खिलाफ जो खड़े हुए हैं उम्मीदवार, तो अगर उनसे ज़्यादा वोट्स मिलते हैं तो वो जीत जाता है। ठीक है, उसको वहाँ पे इलेक्टेड डिक्लेयर कर दिया जाता है। इसी मेथड को फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम कहते हैं। अच्छा, आप जो इलेक्टोरल रेस है, जो इलेक्शन की रेस है, तो इसमें जो कैंडिडेट सबसे ज़्यादा आगे चलता है दूसरों से, इन द सेंस ऑफ कि किसको सबसे ज़्यादा वोट्स मिलते हैं, वही विनिंग पोस्ट
पे जो सबसे पहले क्रॉस कर जाता है और उसी को विनर घोषित कर दिया जाता है। इस मेथड को अंडरलाइन कर लीजिए, इसको प्लूरैलिटी सिस्टम भी बोलते हैं। तो यहाँ से 1 मार्क क्वेश्चन आपका आसानी से बन जाता है। अच्छा, ये जो मेथड है इलेक्शन का वो प्रिस्क्राइब किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में, पहले से लिखा गया है इस मेथड को। और अब इसके और अच्छे समझने के लिए हम एग्जाम्पल ले लेते हैं कांग्रेस पार्टी का। तो कांग्रेस पार्टी देखिए यहाँ पे उसको ग्रेटर शेयर मिलती है सीट्स में और देन इट्स शेयर ऑफ वोट्स, बिकॉज इन मैनी ऑफ, देखिए इसको सीट्स ज़्यादा मिली थी, वोट्स ज़्यादा नहीं मिले थे, बट इसको सीट्स ज़्यादा मिली थी। तो ऐसा क्यों हुआ और कैसे हुआ? क्योंकि इसलिए हुआ क्योंकि बिकॉज मैनी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंसी, जो डिफरेंट डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूंसीज थी, उसमें कांग्रेस के जो उम्मीदवार थे, कैंडिडेट जो थे वो जीते थे। उनको उन्होंने सिक्योर किए थे लेस देन 50% ऑफ द वोट्स। अगर देखा जाए, अगर पूरे 100% वोट्स जो पड़े तो उसमें से सिर्फ 50%, लेस देन 50% वोट्स ही वो सिक्योर कर पाए। बट ये था कि सेवरल और जो कैंडिडेट्स थे, जो विनिंग कैंडिडेट थे, ऑफन गेट्स मच लेस देन 50% ऑफ द वोट्स। तो जो इनके उम्मीदवार थे कांग्रेस पार्टी के, उनको 50% से कम के वोट्स मिले, बट बाकी पॉलिटिकल पार्टीज के हिसाब से इनको ज़्यादा मिले थे। ठीक है, तो जो पॉलिटिकल पार्टीज हार गई, यानी जो कैंडिडेट्स लूज हो गए, जिनको इलेक्शन में ज़्यादा वोट्स नहीं मिले, उनके तो पूरी के पूरी जो वोट्स थे वो वेस्ट हो गए और उन कैंडिडेट्स की मान लीजिए उनको कोई सीट भी नहीं मिली। तो सपोज अ पार्टी, अगर कोई भी पार्टी अगर 25% जो है वोट्स उनको कॉन्स्टिट्यूंसीज में मिल जाते हैं, तो बट एवरीवन एल्स गेट्स इवन लेस वोट्स। तो इसका मतलब जो बाकी हैं दूसरे, उनको हो सकता है कि वो लेस उनको वोट्स मिलते हैं। तो इस दौरान इस तरह के जब केसेस होते हैं, तब क्या होता है कि जो पार्टी जो है जिसने कुल मिला के जो विन ऑल द सीट्स विथ ओनली 25% वोट्स और इवन लेस, तो इस केस में क्या होता है, वही पार्टी जीतती है जिसको कितने परसेंट वोट्स मिल गए, 25% वोट्स मिल गए। ठीक है, और इससे कम भी वोट्स मिले तो चलेगा, बट उनको यही एश्योर करना है कि उनको दूसरों से ज़्यादा मिले। इसके अलावा देखिए दूसरा जो सिस्टम है वो है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का सिस्टम। और इसमें देखिए इसको कंपेयर हम करेंगे जब इलेक्शंस होते हैं इसराइल में, तो इसराइल में एक डिफरेंट मेथड यूज़ करते हैं जिसको हम प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं। अच्छा, इसराइल में क्या होता है, जैसे वोट्स पड़ जाते हैं उनको काउंट किया जाता है और ईच पार्टी, ठीक है, हर एक पार्टी को जितने प्रतिशत वोट मिले हैं उनको उसी प्रतिशत के हिसाब से उनको पार्लियामेंट में सीट्स दे दी जाती हैं। देखिए प्रोपोर्शन वर्ड लिखा है, तो जितने आपको वोट्स मिले हैं, जिस पॉलिटिकल पार्टी को जिस हिसाब से वोट्स मिले तो उस हिसाब से उसको सीट्स दे दी जाती हैं। अगर कांग्रेस को 10 वोट्स मिले तो 10 सीटें उसको दे दी जाएंगी, बीजेपी को अगर 15 वोट्स मिले तो 15 सीटें लोकसभा या पार्लियामेंट में दे दी जाएंगी। तो इस तरह का इसराइल में सिस्टम है कि जब वोट्स पड़ जाते हैं, काउंट हो जाते हैं, तो हर एक पार्टी को उसके जितना प्रोपोर्शन में उसको वोट्स मिला उस हिसाब से उसको सीट्स दे दी जाती है। अच्छा, इसके बाद देखिए लिखा है ईच पार्टी फिल इट्स quota of seats by picking those many of its nominees from a preference लिस्ट डेट हैज़ बीन डिक्लेयर्ड बिफोर ऑफ द इलेक्शंस। अच्छा, हर एक पॉलिटिकल पार्टी क्या करती है, जब जितनी सीट्स उनको लगता है कि हम जीत सकते हैं, उसी हिसाब से जो नॉमिनीज हैं यानी जो कैंडिडेट्स, उन्हें लगता है कि ये कैंडिडेट्स डिफरेंट डिफरेंट इलाकों में जीत सकते हैं, तो उनकी लिस्ट वो पहले ही लिख लेते हैं, उनके नाम पहले ही मेंशन कर देते हैं। इलेक्शन शुरू होने से पहले ही उनके नाम को डिक्लेयर कर दिया जाता है और कह दिया जाता है कि अगर ये जीतते हैं तो सीट्स में भी उन्हीं को, ऐसा नहीं कि कोई और जीता इलेक्शन और सीट्स किसी और को दे दी गई, तो ऐसा नहीं है, जिसने काम किया, जिसने मेहनत की, उसी को सीट्स मिलती हैं। और इसी सिस्टम को जो है इलेक्शन के, उसको पीआर सिस्टम बोलते हैं, यानी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। अच्छा, इन दिस सिस्टम आ पार्टी गेट्स द सेम प्रोपोर्शन ऑफ सीट्स एज इट्स प्रोपोर्शन ऑफ वोट्स। तो आपको बार बार यही लाइन याद रखनी है कि इसमें क्या होता है सिस्टम में, कि उस पार्टी को उतनी सीट्स मिलती हैं जिस हिसाब से उसको वोट्स मिले हों। सेकंड पैरा में देखिए लिखा है कि इन द पीआर सिस्टम देयर कुड बी टू वेरिएशंस। पीआर सिस्टम्स में दो वेरिएशंस पाई जाती हैं, दो आप कह सकते हो कि तरीके होते हैं। तो इन सम कंट्रीज, कुछ कंट्रीज में क्या होता है, जैसे इजराइल और नेदरलैंड्स में क्या होता है कि एंटायर जो कंट्री होती है उसको एक कॉन्स्टिट्यूंसी मान ली जाती है और वहाँ पे जो सीट्स हैं एलोकेट, मतलब जो सीट वहाँ पे दी जाती हैं हर एक पार्टी को उसको उसी अकॉर्डिंग दी जाती है जितने उसको वोट्स मिले होंगे। ठीक है, जितने प्रोपोर्शन में उसको वोट्स मिले होंगे नेशनल इलेक्शन में। इसके बाद देखिए दूसरा जो मेथड है उसमें क्या होता है, एक कंट्री को सेवरल मल्टी मेंबर, ठीक है, मल्टी मेंबर कॉन्स्टिट्यूंसीज में बांट दिया जाता है, जैसे कि अर्जेंटीना और पोर्टुगल में। और यहाँ पे ईच पार्टी प्रिपेयर्स अ लिस्ट, और हर एक पार्टी जो है वो हर एक कॉन्स्टिट्यूंसीज में अपने उम्मीदवारों की एक पूरी लिस्ट बनाती है और डिपेंड करता है कि उसको कितने वोट्स मिलेंगे। ठीक है, कितने उसको उम्मीद होती है कि कितने उम्मीदवार उसके हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी से जीत जाएंगे। इसके बाद क्या होता है, इन बोथ दिस वेरिएशंस, हर दोनों वेरिएशंस में अगर देखें तो वोटर्स एक्सरसाइज देयर प्रेफरेंस फॉर अ पार्टी एंड नॉट अ कैंडिडेट। तो हम इन दोनों वेरिएशंस में एक चीज़ कॉमन है कि जो वोटर्स होते हैं, जो वोट देने जाते हैं, वो किसी कैंडिडेट को वोट नहीं देते, वो प्रेफर करते हैं पॉलिटिकल पार्टी की, किस पॉलिटिकल पार्टी को वोट दे रहे हैं। द सीट्स इन अ कॉन्स्टिट्यूंसी, और इसी हिसाब से जब सीट्स एलोकेट होती हैं, जब सीट्स को बांटा जाता है पार्लियामेंट में, तो वो भी
इक्वल ऑन द बेसिस ऑफ वोट्स कि कितने किस पॉलिटिकल पार्टी को वोट मिले, उस हिसाब से वो सीटें वहाँ पे दी जाती हैं। 10 रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम अ कॉन्स्टिट्यूंसी वुड एंड डू बिलोंग टू डिफरेंट पार्टीज। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो रिप्रेजेंटेटिव्स खड़े होते हैं डिफरेंट डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूंसी से, उनका ये ज़रूरी है कि वो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी से लिंक हो, यानी वो उनसे बिलोंग करते हो। इंडिया में देखिए हम अडॉप्ट करते हैं पीआर सिस्टम को, और थोड़ा इसको मैं बाद में एक्सप्लेन करूँगी। यहाँ देखिए लाइन यहाँ पे आ रही है कि पीआर सिस्टम को इंडिया में हम लिमिटेड स्केल पे यूज़ करते हैं, और किसके थ्रू करते हैं, इनडायरेक्ट इलेक्शंस के थ्रू करते हैं। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब्स, हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें एक थर्ड और कॉम्प्लेक्स वेरिएशन, क्योंकि पीआर सिस्टम का पहला और दूसरा तो हमने इसराइल में और बाद में फिर अर्जेंटीना पोर्टुगल में देख लिया। तो अब जो तीसरा जो कॉम्प्लेक्स वेरिएशन जो है पीआर सिस्टम का, वो इंडिया में यूज़ होता है और बहुत लिमिटेड स्केल पे यूज़ होता है। ये होता है इलेक्शन, जब हम प्रेसिडेंट के इलेक्शंस होते हैं हमारी कंट्री में, या वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शंस होते हैं, या फिर इलेक्शन होते हैं राज्यसभा और विधान परिषद के। ठीक है, तब हम पीआर सिस्टम को यूज़ करते हैं इंडिया में। अच्छा, इसके बाद देखिए कंपैरिजन है, जो कि कंपैरिजन दिया गया है एफपीटीपी और पीआर सिस्टम में क्या डिफरेंस है और क्या इसका तो यहाँ से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है आपका। तो एफपीटीपी में देखिए सब पूरी की पूरी जो कंट्री है वो डिवाइड कर दी जाती है स्मॉल जियोग्राफिकल यूनिट्स में, जिनको हम कॉन्स्टिट्यूंसीज या डिस्ट्रिक्ट्स नाम से जानते हैं। पीआर में देखिए जो लार्ज जियोग्राफिकल एरियाज होता है उसको डेमार्केटेड मतलब डिवाइडेड कर दिया जाता है कॉन्स्टिट्यूंसीज में, और एंटायर कंट्री और पूरी की पूरी एंटायर जो कंट्री होती है उसको एक सिंगल कॉन्स्टिट्यूंसीज भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो इंडिया में देखिए एफपीटीपी के अंदर पूरी की पूरी कंट्री को डिवाइड करते हैं छोटी छोटी कॉन्स्टिट्यूंसीज में, और इनके पीआर में क्या होता है पूरे के पूरे एक सिंगल कॉन्स्टिट्यूंसीज में उसको काउंट किया जाता है, उसको बांटा नहीं जाता। अच्छा, एफपीटीपी में देखिए सेकंड पॉइंट क्या है, एवरी कॉन्स्टिट्यूंसी इलेक्ट्स वन रिप्रेजेंटेटिव। अगर 543 कॉन्स्टिट्यूंसीज में बटा है हर इलाका पूरे इंडिया का कंट्री का, तो वहाँ पे हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी से इलेक्ट होगा एक रिप्रेजेंटेटिव्स। अच्छा, पीआर में ऐसा नहीं है, पीआर में मोर देन वन रिप्रेजेंटेटिव्स। ठीक है, तो जस्ट आप एक लर्न कर लो तो दूसरा अपने आप ही लर्न हो जाएगा। तो पीआर में क्या होगा कि मोर देन वन रिप्रेजेंटेटिव्स में बी इलेक्टेड फ्रॉम वन कॉन्स्टिट्यूंसीज। ठीक है, इसके बाद देखिए थर्ड पॉइंट क्या है एफपीटीपी का, कि वोटर वोट्स फॉर अ कैंडिडेट। हमें पता है कि वोटर्स जो है एफपीटीपी में कैंडिडेट ही उसका चेहरा होता है, और कैंडिडेट के हिसाब से वोटर्स जो है यहाँ पे वोट देता है। पर पीआर में जो है वोटर जो है वो पार्टी को वोट देता है, कैंडिडेट को वोट नहीं देता है। वो ये जरूर देखता है कि हाँ किस पॉलिटिकल पार्टी से वो बिलोंग करता है। इसके बाद एफपीटीपी में देखिए नेक्स्ट पॉइंट है कि आ पार्टी में गेट मोर सीट्स देन वोट्स इन द लेजिस्लेचर। ठीक है, एक पार्टी जो है उसको ज़्यादा से ज़्यादा सीटें मिल जाती हैं, बेशक उसको वोट्स मिले हों या ना मिले हों। अच्छा, पीआर में क्या होता है, पीआर में एवरी पार्टी हर एक पॉलिटिकल पार्टी को जितनी उतनी सीट्स मिलती हैं लेजिस्लेचर में जितने प्रोपोर्शन में उसको वोट्स मिले हों इलेक्शन में। ठीक है, तो वोट्स पे डिपेंड करता है। पर एफपीटीपी में ऐसा नहीं है, एफपीटीपी में चाहे जितने वोट्स मिलेंगे अगर दूसरों से ज़्यादा है तो आपको ज़्यादा सीटें मिल जाती हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि कैंडिडेट जो जीतता है एफपीटीपी में उसको इलेक्शन में कितने मेजोरिटी ऑफ द वोट्स नहीं चाहिए, यानी 50% प्लस वन नहीं चाहिए। यानी अगर 100% पूरा का पूरा वोट्स होता है कि आपको जीतने हैं इलेक्शन को जीतने के लिए, तो एफपीटीपी पे ऐसा नहीं होता, उनको 51 नहीं चाहिए, उनको सिर्फ दूसरों से ज़्यादा चाहिए। अगर 15% भी हैं, 20% भी हैं और औरों से ज़्यादा हैं, तो वो इलेक्शन जीत जाते हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा सीटें मिल जाती हैं। बट पीआर में ऐसा नहीं है, यहाँ पे कैंडिडेट्स हु विंस द इलेक्शंस गेट मेजोरिटी ऑफ वोट्स। तो यहाँ पे कैंडिडेट्स को जो इलेक्शन में जीतते हैं उनको मेजोरिटी ऑफ वोट्स चाहिए। ठीक है, अगर 100 सीटें हैं तो उनको 90 और 99 सीटें जीतनी होंगी, तो वोट्स उनको उस हिसाब से मिलने चाहिए तभी उनको सीटें मिल पाएंगी। एग्जाम्पल्स यहाँ पे है यूके और इंडिया, और एग्जाम्पल है पीआर का इजराइल और नीदरलैंड्स। ठीक है, तो एक देखिए इसको मैं 50% प्लस वन को और एक्सप्लेन कर दूं आपको पता है जैसे कंपनीज में देखा होगा आपने कितने शेयर्स होते हैं किस पार्टनर, अगर पार्टनरशिप में कोई कंपनी चल रही है तो सपोज करिए 50-50 दोनों के पास है, तो इक्वल रहता है दोनों का कंट्रीब्यूशन और दोनों का जो कह सकते हो कि ओनरशिप इक्वल रहती है। बट अगर किसी के पास 51% हो जाए तो इट मीन्स उसकी ओनरशिप ज़्यादा हो जाती है दूसरे के कंपैरिजन। तो एफपीटीपी में ऐसा नहीं होता, 50% प्लस वन वोट्स नहीं उनको चाहिए, उनको सिर्फ दूसरों से ज़्यादा चाहिए होता है। अच्छा, इसके बाद देखिए ये दिखाया गया है कि किस तरह से पीआर सिस्टम जो है वो राज्यसभा में किस तरह से काम करता है। इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं जो इजराइल वाला सिस्टम है। तो देखिए यहाँ से भी आपका 1 मार्क क्वेश्चन बन जाता है। तो इजराइल में पीआर सिस्टम को फॉलो करते हैं, और जो इलेक्शंस होते हैं लेजिस्लेचर के जिसे नेसेट बोला जाता है, तो ये 1 मार्क क्वेश्चन आपका बन जाता है। और यहाँ पे 4 ईयर्स के लिए, ठीक है, यहाँ पे इलेक्शंस होते हैं, और हर एक पॉलिटिकल पार्टी जो है वो अपने डिक्लेयर करती है, पहले कैंडिडेट्स की लिस्ट बता देती है, और बट वोटर्स वोट फॉर द पार्टी। और याद रखिएगा जो वोटर्स हैं वो पॉलिटिकल पार्टी के लिए वोट करते हैं, कैंडिडेट्स के लिए वोट नहीं करते। एक पार्टी जो होती है उसको सीट्स मिलती है लेजिस्लेचर में किस हिसाब से मिलती है, जिस हिसाब से वोट्स पोल्ड होते हैं।
कितने वोट्स उनको मिलते हैं, उस हिसाब से उनको सीट्स मिल जाती हैं लेजिस्लेचर में। और ये अलाउ करता है स्मॉलर पार्टीज विद वेरी स्मॉल सपोर्ट बेस टू गेट रिप्रेजेंटेशन इन द लेजिस्लेचर। और इससे क्या होता है, जो स्मॉलर पार्टीज भी होती हैं उनको भी वेरी स्मॉल सपोर्ट मिलता है रिप्रेजेंटेशन का लेजिस्लेचर में। और एक पार्टी मस्ट गेट और मिनिमम ऑफ 3.25 वोट्स टू बी एलिजिबल टू गेट सीट्स इन द लेजिस्लेचर। और अगर कोई भी एक पॉलिटिकल पार्टी हो, छोटी छोटी पॉलिटिकल पार्टी, अगर उसको कम से कम 3.25% भी वोट्स मिलते हैं तब भी उसको लेजिस्लेचर में सीट मिल जाती है, ठीक है। बट जबकि एफपीटीपी में ऐसा नहीं होता, जो पॉलिटिकल पार्टीज को मेजोरिटी वोट्स नहीं मिलते उनको एक भी सीट्स नहीं मिल पाती है। तो ये पीआर में थोड़ा अच्छी चीज़ होती है। और दिस ऑफन लीड्स टू, और इससे ये भी होता है कि जो इंसानों ने मेहनत की तो उसको कुछ तो फायदा हुआ। तो दिस ऑफन लीड्स टू अ मल्टी पार्टी कोalition गवर्नमेंट। और इससे क्या होता है, कई बार जो है मल्टी पार्टी कोalition गवर्नमेंट भी बनती है। अच्छा, फॉलोइंग जो टेबल यहाँ पे दिया गया है वो रिजल्ट है 2015 का इलेक्शन जो नेसेट के हुए थे, यानी जो लेजिस्लेचर के हुए थे इसराइल में, उसके पूरे का पूरा दिखाया हुआ है कि कितनी सीट्स कितनी पॉलिटिकल पार्टीज को मिली थी। तो अगर टोटल नंबर ऑफ वोट्स देखें उस हिसाब से सीट्स भी यहाँ पे दी गई हैं। तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। और बाकी का जो है कंटेंट रिलेटेड टू राज्यसभा वो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगी। और ये भी पीआर पे बेस है कि किस तरह से पीआर सिस्टम जो है वो राज्यसभा में वर्क करता है। सो थैंक यू एवरीवन एंड प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर अपडेट्स।